सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं पढ़ा रही हूँ आपको गेट लाइफ साइंसेस और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइटो हार्मोन्स के बारे में। और सबसे पहला जो हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सिन। इसका बायोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एक सिंगल लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। सिग्नलिंग पाथवे, डेफिनेटली आप कहेंगे कि मैम सिग्नलिंग पाथवे बच गया, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नलिंग पाथवे सभी हार्मोन्स का एक ही लेक्चर में एक दिन करवा दिया जाएगा। ओके, तो आज एक या दो जितने भी लेक्चर बनेंगे। अब ऑक्सीजन के बारे में आज कंप्लीट हम जानकारी लेंगे। पहले सभी हार्मोन्स का बायोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक लेक्चर में उनका हम सिग्नलिंग पाथवे भी पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आपने अपना क्या क्या कंप्लीट किया है। देखिए, ये सेक्शन 4 जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो है बॉटनी का सेक्शन 4, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में कवर करवा रही थी। और यह है जूलॉजी का सेक्शन 4, सेल बायोलॉजी एंड जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स। ये सेक्शन 4, 5, 6 जो है ये जूलॉजी के हैं। टोटल सेक्शन जूलॉजी में आपको 11 है, जिसमें से 3 हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। सेल बायोलॉजी आपको सारण्या मैम पढ़ा चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने और सारण्या मैम ने मिल के आपको कवर करवाया है, जिसमें आपने प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्राफ्ट साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ आपको बचता है एनिमल के हार्मोन्स और का जो एक्शन रहता है वो, एंड रोल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके अलावा सेल बायोलॉजी आप कवर कर चुके हैं। जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स की वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी। यहाँ से आपको सिर्फ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बचता है। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में देखिए, यहाँ से आपको अभी काफ़ी जो प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन करने को है। बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी का ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुके हैं। और इसमें से भी हमने ऑक्सीजन, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन जो है और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हम इसी लेक्चर से करना स्टार्ट कर देंगे। और सारे के सारे जो है इनको जल्दी ही कंप्लीट भी कर लेंगे। क्लियर है? और जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, ये ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस आप पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, काइनेटिक्स, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे प्लांट वाटर रिलेशन का बचता है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना बचता है, सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट और एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट बचता है। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हम पढ़ लेंगे और ये सब कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो एक बहुत मेजर पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जूलॉजी के ये 3 सेक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और जो यूकेरियोट्स का एक्सप्रेशन अगर बॉटनी में भी जहाँ है वो भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो टेंशन ना लें, बहुत अच्छे से आपका सिलेबस जो है, जितना बहुत ज़रूरी है गेट के लिए, वो बहुत ज़रूरी सिलेबस जो है आपका जल्दी ही कवर कर दिया जाएगा। अभी आप हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रहे, रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करें। तो देखिए, बात करते हैं आप फाइटो हार्मोन्स की। फाइटो हार्मोन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिंथेसाइज किए जाएंगे किसी स्पेसिफिक टिश्यू द्वारा या सेल द्वारा, एक्टिव होते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन में, और प्लांट डेवलपमेंट को प्रमोट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो क्या कहा हमने? फाइटो हार्मोन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्लांट और टिश्यू, प्लांट का कोई सेल या टिश्यू बना रहा होगा, ये हार्मोन्स बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन पे एक्टिव होते हैं और प्लांट की डेवलपमेंट को प्रमोट भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं। अगर डिस्कवरी की बात करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की, तो सबसे पहले कैसे हमें पता चला था? तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन जो थे वो काम कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फोटोट्रोपिज्म पे 1880 में। और उनके एक्सपेरिमेंट्स की रिजल्ट ही है कि फाइनली हमको फाइटो हार्मोन्स जो थे वो मिल गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि डार्विन ने फाइटो हार्मोन्स को डिस्कवर किया। एग्जैक्टली वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे कोलियोटाइल ऑफ कैनरी ग्रास। ध्यान से इस इमेज को देख लेंगे आप। इसमें आपको ये जो देखिए, शूट के बाहर जो शीथ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोटाइल। ठीक है, तो आपको कोलियोटाइल ऑफ कैनरी ग्रास में प्रोटेक्टिव शीट होती है ना, कोलियोटाइल, फैलरिस कैनेरियंसिस जिसका साइंटिफिक नेम है, कैनरी ग्रास का, उस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे थे फोटोट्रॉपिज्म को लेके। तो उन्होंने तब जाके थोड़ा उनको आइडिया लगा था। दरअसल ये प्लांट जो था लाइट की तरफ को बैंडिंग शो कर रहा था।
ठीक है। तो उन्होंने क्या स्टडी किया था, कैनरी ग्रास का जो कोलियोटाइल था उसकी बैंडिंग को उन्होंने स्टडी किया था। फिर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और फाइनली जो थे वो फ्रिट वेंट ने पहला हार्मोन जो था वो डिस्कवर कर लिया था। लेकिन अब केनरी ग्रास को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, केनरी ग्रास में तो सबसे पहले स्टडी स्टार्ट की गई, ठीक है। और जो हमारे पास सबसे पहला हार्मोन आइसोलेट किया गया था, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया और आइसोलेट किया गया वो एफ वेंट ने डिस्कवर किया ओट कोलियोटाइल में, ओट सिडलिंग में, एवेना सटाइवा। ओके, ओट क्या, अवेना सटाइवा, क्लियर। तो कैनरी ग्रास और ओट को लेके कंफ्यूज ना हो। ओट कैनरी ग्रास में सबसे स्टार्ट वाले एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे ना, फर्स्ट टाइम जब जो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको देख के थोड़ा सा आइडिया लगा फाइटो हार्मोन्स के बारे में। लेकिन फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ वो एवेना सटाइवा में हुआ। ऑक्सिन का मतलब होता है टू इंक्रीज। क्या मतलब होता है ऑक्सिन का, टू इंक्रीज। इसी मतलब इसका मीनिंग जो है वो टू इंक्रीज है, इसी की वजह से जो है इसका नाम ऑक्सिन रखा गया था, क्योंकि वेंट ने जो केमिकल आइसोलेट किया था ओट से वो क्या कर रहा था, वो भी कोलियोटाइल की इलोंगेशन को ही प्रमोट कर रहा था, कोलियोटाइल की इलोंगेशन को इंक्रीज कर रहा था, इसीलिए ऑक्सिन जो है इसको नाम दिया गया। नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन हमारे पास होते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड। ये कुछ नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है और इनमें सबसे अबंडेंस में जो पाया जाता है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कौन सा है इसमें से, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, क्लियर। इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो मेनली सिंथेसाइज किया जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम में, यंग लीव्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में। मेनली जो सिंथेसाइज किया जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, और यंग लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स में। सबसे ज़्यादा तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में होता है, लेकिन बाकी जगह भी हमको इंडोल एसिटिक एसिड का सिंथेसिस जो है वो देखने को मिलता है। वो हो गए आपके फ्रूट्स, सीड्स, है ना, ये सब। चलिए, अब ये आपको ऑक्सिन जो है ये क्लोरोप्लास्ट में आपको दिखाई देगा और साइटोसोल में भी दिखाई देगा। कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, फ्री फॉर्म में भी हो सकता है। साइटोसोल में आपको कॉन्जुगेटेड फॉर्म में मिलता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ कॉन्जुगेशन में मिलेगा, है ना। तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स में भी आपको ऑक्सिन मिल सकता है और फ्री फॉर्म में भी ऑक्सिन मिल सकता है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट से जहाँ पे आपको सनलाइट, देखिए यहाँ पे एकदम सीधा सनलाइट है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, और यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट की तरफ को जो है वो बेंडिंग शो करता है कोलियोटाइल, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखिए किस तरह से जो है इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है और यहाँ पे सेल का इलोंगेशन करवा रहा है। अब सेल का इलोंगेशन होगा तो बेंडिंग तो होगी ना, तो इसी वजह से जो है इसको नाम दिया गया ऑक्सिन। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ऑक्सिन के बारे में बेसिक्स, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं कि ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस कैसे की गई। तो बायोसिंथेसिस जो होता है ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए दो पाथवे कहे जाते हैं। एक होता है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, दूसरा होगा ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट पाथवे होना है, डिपेंडेंट नहीं, ओके। एक ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे होता है, एक ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे भी होता है। लेकिन हम मेनली इस लेक्चर में बात करेंगे ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे जो है उसके बारे में हमें क्लियर जानकारी नहीं है, तो हम मेन फोकस किस पे करने वाले हैं, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे पे। तो ये 4 तरह के पाथवेज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 पाथवेज हैं जो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे को रिप्रेजेंट करते हैं। IPA pathway, indole 3 pyruvate pathway, tryptamine pathway, indole 3 acetonitrile pathway, IN pathway we can say, and indole 3 acetamide pathway। तो 4 पाथवेज दिमाग में एकदम भर लेने हैं आपने, ठीक है। IPA पाथवे, IN पाथवे, IM पाथवे एंड ट्रिप्टामाइन पाथवे, ठीक। सारे के सारे ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की बात नहीं करते हैं क्योंकि उसके बारे में क्लियर जानकारी हमारे पास नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रिप्टोफैन
कैसे बना, और खास तौर पे ट्रिप्टोफैन जो है वो प्लास्टिड में बनेगा। ठीक, कोई भी पाथवे होगा आइदर इट इज ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और ये जो डिपेंडेंट में भी जो आप 4 नाम पढ़ रहे हैं, चाहे ये होंगे, कोई सा भी होगा, हमेशा शुरू होगा कॉरिस्मेट से या चॉरिस्मेट, जो भी तुम्हें जैसे भी प्रोनाउंस करना है, फाइन, कॉरिस्मेट से। ठीक है, ये सबसे पहले होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट तो सबसे पहले ट्रिप्टोफैन, सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि ट्रिप्टोफैन कैसे बना। ठीक है, तो कॉरिस्मेट जो है उस पे एक्ट करेगा एंथ्रेनाइलेट सिंथेज और बनाएगा एंथ्रेनाइलेट। ठीक है, कॉरिस्मेट पे एक्ट करेगा एंजाइम एंथ्रेनाइलेट सिंथेज, बनेगा एंथ्रेनाइलेट। उस पे एक्ट करेगा एंथ्रेनाइल फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो बनेगा 5 फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानाइलेट। ठीक है, एंथ्रानाइलेट पे किसने काम किया, एंथ्रानाइलेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज ने, और क्या बन गया, 5 फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रेनाइलेट। फिर यहाँ पे फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रेनाइलेट आइसोमरेज जो है वो काम कर सकता है, और इसका 5 फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रेनाइलेट का आइसोमरिज्म आपको देखने को मिलता है 1O कार्बोक्सी फिनाइल अमीनो 1 डिऑक्सीराइबोस 5 फॉस्फेट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास एक्ट करेगा, इस पे एक्ट करेगा ये डायरेक्ट, ये IgP सिंथेज, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेज जो है डायरेक्ट 5 फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानाइलेट पे भी एक्ट कर सकता है, या इसका आइसोमराइज जो फॉर्म होगा उस पे भी एक्ट कर सकता है। तो इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेज जो है वो एक्ट करेगा और बनेगा इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ओके, फाइनली इसके साथ सीरीन रेजिड्यू जो है वो कंबाइन होगा और हमें ट्रिप्टोफैन मिल जाएगा। तो समझ गए आप, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस मेनली जो प्लास्टिड में हो रहा है, स्टार्ट होगा कॉरिस्मेट से, दूसरा बनेगा एंथ्रेनाइलेट, फिर बनेगा 5 फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रेनाइलेट, एंड देन ये आइसोमराइज हो सकता है, और उसके बाद बनेगा इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट। फाइनली आपको मिलेगा ट्रिप्टोफैन। इंडोल 3 ग्लिसरॉल के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा पहले सीरीन, उसके बाद ही आपको ट्रिप्टोफैन मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? सारे एंजाइम्स भी याद रखने। देखिए, जो आपके पास आता है नेक्स्ट आना होता है, उसी के बेस पे आपका क्या होता है, एंजाइम का नाम होता है, तो इतना कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवेज के बारे में इतना डिटेल में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवेज के बारे में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो नॉलेज है वो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवेज का है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास आता है इंडोल 3 पायरुवेट पाथवे। ठीक है, अब ट्रिप्टोफैन तो हमने बना लिया, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंडोल 3 पायरुवेट पाथवे में डीआमिनेशन होगा ट्रिप्टोफैन का विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज। डीआमिनेशन के बाद ट्रिप्टोफैन से इंडोल 3 पायरुवेट बनेगा, जिसके नाम पे, क्योंकि इंटरमीडिएट जितने भी आप ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवेज पढ़ने वाले हैं, नाम जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के नाम पे ही उस पाथवे का नाम रखा गया है। क्लियर है? तो ट्रिप्टोफैन पे एक्ट करता है ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज, डीआमिनेशन होगा और इंडोल 3 पायरुवेट बनेगा, फिर होगा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जिसमें डिकार्बोक्सिलेज काम करेगा और इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली आपके पास क्या होगा, इंडोल एसिटिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, IAA डिहाइड्रोजिनेज जो है वो काम करता है, डिहाइड्रोजिनेशन होगा और फाइनली इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है आपके पास बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ट्रिप्टोफैन किससे बना? कॉरिस्मेट से बना। ठीक, ट्रिप्टोफैन बनने के बाद इंडोल 3 पायरुवेट जो पाथवे है उसमें क्या हुआ, पहले डियामिनेशन हुआ, फिर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और फाइनली डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। डियामिनेशन के लिए किसने काम किया? ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज ने। डिकार्बोक्सिलेशन में डिकार्बोक्सिलेज ने। ठीक है, और देन डिकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बना? इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, और फाइनली जो है आपके पास क्या आ जाता है,
इंडोल 3 एसिटिक एसिड डिहाइड्रोजिनेशन के बाद। क्लियर है? चलिए, ये हो गया इंडोल 3 पायरुवेट पाथवे। नेक्स्ट पाथवे आता है ट्रिप्टामाइन पाथवे। ट्रिप्टामाइन, अब देखिए पहले हुआ था डियामिनेशन। ट्रिप्टामाइन पाथवे में पहले ट्रिप्टोफैन का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और ट्रिप्टोफैन के डिकार्बोक्सिलेशन से ट्रिप्टामाइन बनता है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ट्रिप्टोफैन से आपने क्या पढ़ा था? पहले डियामिनेशन पढ़ा था। डियामिनेशन जो था वो आपका आईपी इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे में हुआ था। ट्रिप्टामाइन में आपका पहले क्या हो रहा है? डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ट्रिप्टामाइन बन रहा है, फिर उसके बाद डियामिनेशन, उल्टा हो रहा है ना? डियामिनेशन हो रहा है, फिर बन रहा है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड और डिहाइड्रोजिनेशन के बाद फिर से आपके पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड आ रहा है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन में ट्रिप्टामाइन पाथवे में क्या हुआ? पहले डिकार्बोक्सिलेशन, फिर बना ट्रिप्टामाइन, फिर हुआ क्या? डियामिनेशन, फिर बना इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड और हुआ डिहाइड्रोजिनेशन और इंडोल 3 एसिटिक एसिड आपके पास बन गया। ठीक है, डियामिनेशन पहले होता है आईपीए पाथवे में, फिर आता है आपका इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल पाथवे जिसमें ट्रिप्टोफैन होगा और पर्टिकुलर एंजाइम की हेल्प से बनेगा इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल। नाइट्राइलेज एक्ट करेगा और बना देगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड। मस्टर्ड फैमिली में, ब्रासिकेसी फैमिली में आपको ये पाथवे देखने को मिलता है। किसकी सिंथेसिस के लिए? इंडोल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। इंडोल एसिटिक एसिड जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में हमको ऑक्सीजन देखने को मिलता है वो इंडोल एसिटिक एसिड की फॉर्म में देखने को मिलता है, इसीलिए हम ज़्यादा बार बार किसकी बात करते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड की ही बात करते हैं। तो इंडोल एसिटिक एसिड का जो बनने का एक थर्ड पाथवे जो आपने ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे पढ़ा वो है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, जिसमें ट्रिप्टोफैन पे एक कोई एंजाइम एक्ट करेगा, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल बनेगा और नाइट्राइलेज एक्ट करने के बाद इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनेगा। कॉमनली आपको मस्टर्ड फैमिली में देखने को मिलेगा। एंड दिस इज योर लास्ट पाथवे, इंडोल 3 एसिटामाइड, लास्ट ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे जिसमें ट्रिप्टोफैन पे मोनोऑक्सीजिनेज काम करता है, तो इंडोल 3 एसिटामाइड बनेगा और फाइनली उससे आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन जाता है। ये इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे आपको कॉमनली देखने को मिलता है एग्रोबैक्टीरियम में। Again and again I'm telling you, independent pathway I'm not going to discuss here because we are not having appropriate इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिपेंडेंट पाथवे, पूरा डिटेल नॉलेज हमें उसका नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि हमने ऑक्सीजन का सिंथेसिस तो पढ़ लिया। ऑक्सीजन की सिंथेसिस के बाद हम आ जाते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे। देखिए अगले लेक्चर्स में हम दो कोशिश करेंगे कि दो आपके जो ये है आपके क्या है, आपके हार्मोन्स हैं, आपके नहीं प्लांट्स के हार्मोन्स हैं, उनको जल्दी से हम कवर करें और थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे सिलेबस को, आपको अच्छे से जानकारी मिले। आप चाहें तो इन्हीं को यही नोट्स बना सकते हैं, ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। खासतौर पे आपके जो अभी हार्मोन्स जितने भी चल रहे हैं और आगे भी आपको जितने भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो सफिशिएंट रहेंगे अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, सारे लेक्चर्स जितने भी चल रहे हैं, अगर आप फिजिक्स तो नहीं है, सॉरी, जो आपका केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, आपको जो पोर्शन कुछ सारेना मैम कवर करवा रहे हैं, जो मैं कवर करवा रही हूँ, आप मिल के पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक गेट। ओके, इतना टफ नहीं होता है भाई, आसान होता है। ठीक है, चलिए, तो ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑक्सीजन का प्लांट्स में वो मेनली पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। जब भी बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट, मुझे हाईलाइट करना चाहिए था, ठीक है, जब भी बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट तो मतलब होता है एक सेल से दूसरी सेल में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। स्टेप्स में हम बात करते हैं ना, तो पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन का वो बेसिपिटल मैनर में होता है। कैसे होता है? बेसिपिटल मैनर में, मतलब फ्रॉम एपेक्स टूवर्ड बेस। ध्यान से देखना, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आप आई होप आप पॉइंटर के साथ ही अपनी नजरें भी मूव करते हैं, यहाँ पे ये बेस होगा बोथ फॉर रूट एंड शूट एज वेल। रूट का भी यही बेस कहलाएगा, शूट का भी यही बेस कहलाएगा। अगर आप अब स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में आपको जब ये देखने को मिलेगा तो इसमें क्या बेसिपिटल यहाँ पे बनेगा, यहाँ से यहाँ को ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। तो आपको बेसिपिटल मैनर में ट्रांसपोर्ट दिखाई देता है। मेनली शूट में ही बनता है आपका ऑक्सीजन। रूट में क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज पोलर
बट इज प्राइमरली एक्रोपेटल। एक्रोपेटल मतलब देखिए अब ये बेस है, बेस टू एपेक्स होगा, बेसिपिटल होता है एपेक्स टू बेस। तो शूट में बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, और रूट में पोलर ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन कैसा हुआ, एक्रोपेटल, फ्रॉम बेस टू एपेक्स हुआ। क्लियर ना? यहां पे बेस कहा जाएगा रूट और शूट दोनों के लिए। आई होप ये बात आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है तो कमेंट में बता दीजिए। देखिए पोलर ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है वैस्कुलर पैरेंकाइमा टिश्यू के द्वारा। अगर आपको टिश्यू का जानकारी है तो आपको पता है कि क्या होता है, जाइलम पैरेंकाइमा भी होता है, फ्लोएम पैरेंकाइमा भी होता है। तो जो हम शूट में ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो होगा जाइलम पैरेंकाइमा से इन शूट, और रूट में होगा फ्लोएम पैरेंकाइमा से। तो पोलर ट्रांसपोर्ट जो है वो वैस्कुलर पैरेंकाइमा टिश्यू के थ्रू होता है, जाइलम पैरेंकाइमा इन शूट एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा इन रूट्स। ध्यान से सुन लीजिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पोलर ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट होता है बट ग्रेविटी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। क्या कहा मैंने? पोलर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक एनर्जी डिपेंडेंट बट ग्रेविटी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, एनर्जी डिपेंडेंट, मतलब पोलर ट्रांसपोर्ट एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा है पोलर ट्रांसपोर्ट? एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। वहीं ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन जो है उनको ध्यान से सुना, बहुत बार आप बुक्स में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो है दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन ए नॉन पोलर मैनर। सी ध्यान से सुन लीजिए, फिर भी आप मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन में टिक कराते हैं कि ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट ही होता है। देखिए ये जो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट की बात कही गई थी, ये गोल्डस्मिथ इटल ने, उनके साथियों ने, गोल्डस्मिथ और उनके साथियों ने 1974 में कोलियस की स्पीसीज में उन्होंने ये चीज़ को बताया था। और उन्होंने कहा था कि ये जो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट है ये ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम बेस्ड, जाइलम बेस्ड नहीं होगा। जो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम बेस्ड होगा। तो इसीलिए बस एक ही इस पे एक ही जो पेपर है वो छपा है आज तक, एक ही ने इन्होंने ही इसके बारे में बात करी है और किसी ने बात नहीं करी है। और उन्होंने इसमें कोलियस स्पीसीज में इसको बता भी दिया था कि नॉन पोलर मैनर में ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इन्होंने मेनली कहा था कि फ्लोएम बेस्ड होता है, जाइलम बेस्ड नहीं रहेगा। ठीक है, और ये भी बात सामने आई थी कि जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत फास्ट कंपेयर टू पोलर ट्रांसपोर्ट। जैसे हमने कहा पोलर ट्रांसपोर्ट जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट है, तो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट है। कैसा है? एनर्जी इंडिपेंडेंट है। मतलब नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और पोलर ट्रांसपोर्ट जो है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पोलर ट्रांसपोर्ट आपको जाइलम फ्लोएम दोनों से देखने को मिलता है, जाइलम इन द शूट, फ्लोएम इन द रूट, फ्लोएम पैरेंकाइमा, जाइलम पैरेंकाइमा मेनली। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट हमको मेनली किससे देखने को मिलता है? फ्लोएम से ही। और कई बार आपको पूछा जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट जो है वो पोलर ट्रांसपोर्ट होगा या नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होगा। तो उस टाइम पे याद रखिएगा कि नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट को ही कई बार बोला जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट है। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब में लिखना है नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अभी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट नहीं हो गया। अभी आपने बेसिक के बारे में जाना कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है, एनर्जी लगती है या नहीं, पोलर ही होता है या नॉन पोलर होता है। मेनली पोलर होता है, लेकिन मैंने बता दिया कि नॉन पोलर किसने कहा था, तो इसीलिए बहुत बार आपको बुक्स में नॉन पोलर भी देखने को मिलता है कि बात थोड़ी सी बात लिखी होती है नॉन पोलर के बारे में। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है कैमी ऑस्मोटिक मॉडल के द्वारा। किसके द्वारा इसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? कैमी ऑस्मोटिक मॉडल के द्वारा। ठीक है, अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो इनफ्लक्स है, ऑक्सीजन की इनफ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटोन मोटिव फोर्स। क्या रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटोन मोटिव फोर्स। इसका मतलब है कि जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है प्लस जो पीएच है,
दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं ऑक्सीजन के इनफ्लक्स के लिए। ओके, तो पीएच और प्रोटोन आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों रोल प्ले करेंगे ऑक्सीजन इनफ्लक्स में। ये प्रोटोन मोटिव फोर्स के द्वारा ड्रिवन होगा। वहीं जो ऑक्सीजन का इफ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइव किया जाएगा बाय द डिफरेंसेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा स्पेसिफिक ऑक्सीजन इफ्लक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी कंडक्टिंग सेल्स के बेस पे। कंडक्टिंग सेल्स आपकी जाइलम सेल्स हैं और फ्लोएम पैरेंकाइमल सेल्स हैं, है ना, तो उनके बेस पे आपको ऑक्सीजन इफ्लक्स प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। तो क्लियर है, कैमी-ऑस्मोटिक मॉडल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स प्रोटीन मोटिव फोर्स पे डिपेंड करता है। वही ऑक्सीजन के इफ्लक्स में पीएच का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल का रोल है, और ऑक्सीजन इफ्लक्स प्रोटीन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगी। ऑक्सीजन इफ्लक्स प्रोटीन्स जो हैं वो कंडक्टिंग सेल्स के मतलब जाइलम पैरेंकाइमा और फ्लोएम पैरेंकाइमा के बेस पे पाई जाती हैं। ऑक्सीजन इन्फ्लक्स की बात करते हैं तो दो फॉर्म्स हमें मिलती हैं ऑक्सीजन इन्फ्लक्स की। एक इस तरह से प्रोटोनेटेड फॉर्म IAAH और दूसरा डी प्रोटोनेटेड फॉर्म IAA नेगेटिव। तो IAAH फॉर्म जो है वो प्रोटोनेटेड है, तो ये लिपोफिलिक है और सिंपल डिफ्यूजन से ही ये एंटर हो जाएगी। ठीक है, इनफ्लक्स में सेल के अंदर होना इनफ्लक्स, ठीक, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो लिपोफिलिक होगी और सिंपल डिफ्यूजन से ही एंटर हो जाएगी। वहीं जो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो नहीं सिंपल डिफ्यूजन से एंटर होगी। डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का इनफ्लक्स जो होता है वो होता है थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया 2H पॉजिटिव IAA नेगेटिव सिम्पोर्टर्स। ओके, आपके क्या हो गए ये प्रोटोन इंडोल एसिटिक एसिड सिम्पोर्टर्स। ध्यान रखेंगे OX1 जो है वो एक 2H प्रोटोन इंडोल एसिटिक एसिड सिम्पोर्टर ही है OX1। तो इंडोल एसिटिक एसिड का जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है दैट इज अ लिपोफिलिक फॉर्म एंड कैन एंटर द सेल बाय द simple diffusion, while IAA negative is the deprotonated form and can enter through the secondary active transport by using the proton indole acetic acid symporter. Okay, तो देखिए हम पढ़ेंगे कि ये कैसे जो पीएच है वो क्या रोल प्ले कर रहा है ना, कैसे ये प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म जो है जा रहे हैं। आगे आपको कैमी-ऑस्मोटिक मॉडल भी दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल आ गया OX1 प्रोटीन, ठीक है। ऑक्सीजन इफ्लक्स जो है वो मीडिएट किया जाता है बाय पिन प्रोटीन्स और पीजीपी। ध्यान देख लीजिए, ये तो ऑक्सीजन का इनफ्लक्स था, इनफ्लक्स बता दिया कैसे कैसे होगा, ठीक है। अब जो इफ्लक्स है आउट ऑफ द सेल जो बाहर जाना है ना, तो कैसे होगा, तो पिन प्रोटीन्स के थ्रू होगा और पीजीपी के थ्रू होगा। पिन प्रोटीन्स जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं और बेसल एंड ऑफ द सेल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। तो पोलर डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पढ़ा था ना हमने, इफ्लक्स जो है वो मेनली ऑक्सीजन इफ्लक्स प्रोटीन्स पे डिपेंड करता है जो कि कंडक्टिंग सेल्स के बेस पे होंगी, ठीक है। अब पोलर जब ट्रांसपोर्ट बोलते हैं मतलब यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, तो ये भी एक ही जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं सेल के बेस पे, सेल के एपिकल सरफेस पे नहीं होंगी, सेल के बेस पे ही हमको पिन प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। अराबिडोप्सिस में हमें 8 पिन प्रोटीन्स का पता है, पिन 1 से लेके 8 तक उनको नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पी ग्लाइकोप्रोटीन्स, पीजीपी, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स और इनको एटीपी बाइंडिंग एसिड्स सब फैमिली बी भी कहते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ऑन ऑल द एंड्स ऑफ द सेल्स। पिन प्रोटीन्स जो हैं उनका पोलर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो सिर्फ बेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पीजीपी भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी ही हैं, लेकिन पूरी सेल में सब तरफ को डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो देखिए कि किस तरह से प्रोटोन मोटिव फोर्स बनता है वो हम जानेंगे। अब आगे अपना जो हमारा मॉडल है उसको हम पढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है कि ऑक्सीजन का इनफ्लक्स कैसे होगा और ऑक्सीजन के इफ्लक्स के लिए कौन सी प्रोटीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। सो this is the chemi-osmotic model. Okay, I forgot to mention the image source. It has been taken from the Tej and Zeiger plant physiology book जो है आपका। okay, so तो इमेज का सोर्स जो है मैंने आपको बता दिया। क्लियर, चलिए अब हम समझते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली क्या क्या होता है, ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको वैसे भी
पूरा जानकारी दे दिया है। ये देखिए, ये बेस पे जो प्रेजेंट है, बेस पे प्रोटीन्स क्या कही थी मैंने, बताइए। ऑक्सीजन इफ्लक्स के लिए कौन सी प्रोटीन्स कही थी, पिन प्रोटीन्स जो है वो बेस पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। देखिए, इंडोल एसिटिक एसिड जो है सेल में एंटर करता है आइदर पैसिवली, पैसिवली कब आएगा, जब IAAH की फॉर्म में होगा, ओके। प्रोटोनेटेड फॉर्म में इंडोल एसिटिक एसिड का इन्फ्लक्स होगा डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से, बिना कोई एनर्जी का यूज किए। या इस फॉर्म में 99% जो आपको इंडोल एसिटिक एसिड मिलेगा वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में मिलेगा। डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में अगर है तो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में भी आपको इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल के अंदर, इन्फ्लक्स हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ विच ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्टर। कौन सी को ट्रांसपोर्टर और मिली सिम्पोर्टर है आपके पास, बताइए। आपके पास है प्रोटोन इंडोल एसिटिक एसिड सिम्पोर्टर्स, यहाँ के थ्रू अंदर आ गया, ठीक है। बाहर आपको मेनली पीएच जो है वो 5 मिलता है। देखिए, बाहर आपको जो पीएच मिलेगा वो पीएच 5 मिलेगा, ठीक है। अंदर जो आपको साइटोसोल सेल, साइटोसोल के अंदर देखिए ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस आपको सेल के बाहर जो पीएच मिल रहा है वो कौन सा है, 5 है। 5 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोन पंप काम कर रहा है। आप क्या ले जा रहा है, प्रोटॉन्स को बाहर ले जा रहा है, अंदर से बाहर ले जा रहा है प्रोटॉन्स को, तो इसीलिए बाहर जो है ज़्यादा आपको प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही IAA इंडोल एसिटिक एसिड मिलता है। वहीं साइटोसोल में आपको डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, क्या, इंडोल एसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को ये पंप जो है वो रिमूव करता रहता है। तो यहाँ पे आपको साइटोसोल के अंदर पीएच मिलता है आपको 7, ठीक है। साइटोसोल में आपको पीएच कितना मिल रहा है, 7। तो ये आपको देखिए हाइड्रोजन पंप्स हैं यहाँ पे, प्रोटॉन पंप्स जो बाहर ले जा रहे हैं, ठीक। तो आप समझ गए कि सेल वॉल जो है वो मेंटेन होती है एसिडिक पीएच पे, किसकी वजह से, H पॉजिटिव एटीपीएजेस की वजह से। लेकिन आपको जो साइटोसोल में है वो न्यूट्रल पीएच मिलता है, pH 7। एनाइनिक फॉर्म में आपको यहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड मिलता है। और ये बाहर जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, इफ्लक्स कैरियर के द्वारा जाएगा। कौन सी है ये, पिन प्रोटीन्स हैं जो बेसल एंड पे प्रेजेंट होती हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे जो है वो इन्फ्लक्स होगा और कैसे जो है वो इफ्लक्स होगा। इसी तरह से जो है वो पोलर ट्रांसपोर्ट हमको देखने को मिलता है, किसका, इंडोल एसिटिक एसिड का। लेकिन आपको कुछ इनहिबिटर्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। जो पोलर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसके कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं, टिबा एंड एनपीए। ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। टिबा आपका हो जाता है 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। क्या हो जाता है टिबा आपका, 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। वही एनपीए जो हो जाता है वो हो जाता है आपका नैफ्थलीन फैल्मिक एसिड, ओके, नैफ्थलीन फैल्मिक एसिड। ये इनहिबिटर्स होते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट के। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बहुत सारा हमने इसमें कवर कर दिया, ठीक है। हालांकि मैं ये प्लान कर रही थी पहले कि आपको इसी में सिग्नलिंग पाथवे करवा दिया जाए, फिर आई थॉट कि बाद में आपको सिग्नलिंग पाथवे करवा दिया जाएगा, क्लियर। तो आपको ट्रांसपोर्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कौन कौन सी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे कैसे होगा, ओके, बेसिक आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर है, फाइन। अब ऑक्सिन का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑक्सिन जो है वो कैसे काम करता है। देखिए, ऑक्सिन जो है वो सेल इलोंगेशन में अपना रोल प्ले करता है। ये तो आप बिल्कुल इजीली क्लियरली आप समझ गए हैं, क्योंकि इलोंगेशन जो है वो ऑक्सिन का काम होता ही होता है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया, ऑक्सिन बोला गया है ना। ये प्रमोट करता है इलोंगेशन को, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी। कैसे करता है, सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। दरअसल लो पीएच पे क्या होता है, लो पीएच पे सेल वॉल में हमने पढ़ा कि लो पीएच होता है, लो पीएच पे सेल वॉल में जो सेल वॉल की प्रोटीन्स होती हैं जिनको एक्सपेंसेंस कहते हैं हम, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और वो एक्सपेंसेंस प्रोटीन जो हैं वो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसरप्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको वॉल में लूजनिंग दिखाई देगी, वॉल लूज हो जाएगी और सेल इलोंगेट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, दूसरा इफेक्ट क्या है ऑक्सिन का, ये काउज करता है जाइलम का डिफ्रेंशिएशन। जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा ऑक्सिन तो करवाएगा जाइलम का डिफ्रेंशिएशन।
अगर ऑक्सिन लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो होगा फ्लोएम का डिफरेंशिएशन। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जाइलम डिफरेंशिएशन होगा जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सिन होगा, फ्लोएम डिफरेंशिएशन होगा जब लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सिन होगा। ठीक है, उसके साथ ही ऑक्सिन का काम होता है रूट इनिशिएशन, लेकिन प्राइमरी रूट का इलोंगेशन नहीं करवाता है। और ऑक्सिन प्राइमरी रूट का जो है वो क्या करवाता है? इलोंगेशन नहीं करवाता है, उसका इनहिबिट कर देता है। प्राइमरी रूट के इलोंगेशन को ऑक्सिन इनहिबिट कर देता है। ये क्या करवाता है? स्टिमुलेट कर देता है लेटरल रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन करवाएगा ऑक्सिन, और प्राइमरी रूट का इलोंगेशन जो है उसको इनहिबिट कर देगा। अब लेटरल रूट फॉर्मेशन कहाँ से होता है? पेरीसाइकिल से होता है ना। तो उस पेरीसाइकिल को स्टिमुलेट करके ऑक्सिन लेटरल रूट का फॉर्मेशन करवाता है, लेकिन प्राइमरी रूट का जो इलोंगेशन है उसको इनहिबिट कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ऑक्सिन का आता है वो एपिकल डोमिनेंस आता है। देखिए, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। जब एपेक्स भी एक ही लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं, और एक ही आपको एपिकल बड का ही डोमिनेंस दिखाई दे रहा है। जो एपेक्स वाला है, एपिकल जो आपका ब्रांच है वही कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, और लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो अपना ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। तो ये होता है एपिकल डोमिनेंस। अब ये कैसे करता है? एपिकल डोमिनेंस एक्चुअली ऑक्सिन क्या करता है? स्ट्रिगोलैक्टोन को एक्टिवेट करता है। एपिकल डोमिनेंस कैसे काउज करता है ऑक्सिन? कुछ स्ट्रिगोलैक्टोन्स को स्टिमुलेट करता है, और वो स्ट्रिगोलैक्टोन फिर एक्टिवेट कर देते हैं ब्रांच1 जीन को, जिसको हम BRC1 जीन भी कहते हैं। और ब्रांच1 जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो लेटरल बड जो होती हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। अब लेटरल बड का ग्रोथ तो इनहिबिट हो गया, तो एपिकल बड कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहेगा, और हमको क्या देखने को मिलेगा? एपिकल डोमिनेंस। अगर आप काट देते हैं ना एपिकल बड को, तो उस फिर लेटरल बड का बुशी सा एक्सपीरियंस जो बुशी सा अपीयरेंस आता है। जब भी किसी भी आप देखते हैं गार्डनर्स काफ़ी ज़्यादा प्रूनिंग करते रहते हैं ताकि बुशी अपीयरेंस आए। इनफैक्ट जो टी होता है ना, आपको चाय की पत्तियां बहुत सारी चाहिए तो प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ताकि प्रूनिंग क्यों? ताकि एपिकल जो डोमिनेंस है उसको रिमूव करके लेटरल बड का जो है वो ग्रोथ करवाया जा सके। क्योंकि ऑक्सिन जो है वो स्ट्रिगोलैक्टोन को एक्टिवेट कर देगा, जिससे ब्रांच1 जीन जो है एक्टिवेट होगी, और वो स्टिमुलेट करेगी लेटरल बड का इनहिबिशन। सो अगर आप वही रिमूव कर दोगे, टिप रिमूव कर दोगे जहां ऑक्सिन बन रहा है, तो स्ट्रिगोलैक्टोन उतना स्टिमुलेट नहीं होगा, ब्रांच1 जीन अपना काम नहीं करेगी, और अल्टीमेटली लेटरल बड ग्रोथ जो है वो इनहिबिट नहीं होगी। ठीक है, चलिए उसके साथ ही ऑक्सिन जो है वो फ्रूट डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, और पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस कर सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट ऑफ सीड without fertilization. Okay, development of food without seed, without fertilization नहीं होगी, सीड नहीं होगा वहां पे, आपको बिना सीड के ही फ्रूट दिखाई देगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन है ऑक्सिन का कि ट्रॉपिक रिस्पॉन्स काउज करता है। अब ये तो हम जानते हैं कि ट्रॉपिक रिस्पॉन्स काउज करता है। पहला हार्मोन फोटोट्रॉपिज्म के थ्रू जो निकल के आया था वो ऑक्सिन ही था। मतलब प्लांट ग्रोथ में प्लांट ऑर्गन्स में डिफरेंशियल ग्रोथ करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्शनल स्टिमुलस सच एज लाइट एंड ग्रेविटी। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ट्रॉपिक रिस्पॉन्स मीन्स डिफरेंशियल ग्रोथ इन प्लांट ऑर्गन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्शनल स्टिमुलस सच एज लाइट एंड ग्रेविटी। इज इट क्लियर टू यू? फाइन। ओके, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स, ट्रिपल रिस्पॉन्स नहीं कंफ्यूज होना। टॉपिक रिस्पॉन्स जो है वो ऑक्सिन का काम है। ट्रिपल रिस्पॉन्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ओके, ये इथाइलिन की प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। जब ऑक्सिन काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है तो एट द टाइम इथाइलिन का प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है, और डायोशियस फ्लावर्स जो होते हैं उनमें ये फीमेलनेस को भी इंक्रीज करता है वाया इथाइलिन। So these are all the functions of all the physiological effects of auxin। ट्रांसपोर्ट भी हमने पढ़ लिया, सिंथेसिस कैसे होगी वो भी हमने पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही डोज आपके लिए काफ़ी है। लेकिन उसके अलावा नेहा तनीजा मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। उनके डिटेल पेड कोर्सेज का आपको इस
यहाँ पे पूरा जानकारी मिल रहा है। अगर आप ऑफ चाहते हैं तो आप क्या कोड कर यूज़ कर सकते हैं, नेहा राफल कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है मैम ने जो है वो एक वीडियो भी डाला था, आई थिंक एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि कोर्स का जो अमाउंट है वो बढ़ने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए, और कोर्स का अमाउंट बढ़ने से पहले आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम का वॉच टाइम भी बहुत अच्छा है, और आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। ये पूरे डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करवाएंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और हमारी बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।